आज लैला की शादी थी और लैला खुशी-खुशी तैयारी कर रही थी। लैला ने उन्हें खुद ही कहा था कि वो बस निकाह ही करना चाहती है, बड़ा फंक्शन नहीं करना चाहती। उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए बस कुछ ही लोगों को बुलाया था और निकाह का जोड़ा भी लेकर आई थी। अमान और नूर माला को चुप करवाने में बिज़ी थे। देखो नूर, जैसा साव्यार चाहता था मैंने वो कर दिया, लेकिन वो फिर से शादी कर रहा है। माला सूसू करते हुए बोली। चुप करो माला, कुछ करते हैं, तुम परेशान नहीं हो। वो तीनों अब कुछ और ही सोच रहे थे। फिर रात हो चुकी थी। लैला ने वाइट और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो भी आज खुश थी कि उसकी शादी आहत से हो रही थी और इस ड्रामे से जान छूटने वाली थी है। लैला तैयार होकर बाहर आई तो एक दफ़ा तो माला और नूर हैरान रह गए थे। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन माला की तो दिल की दुनिया वीरान थी। उससे ज़ाव्यार कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक से कमरे से ज़ाव्यार के साथ-साथ आहत भी बाहर आया। ज़ाव्यार ने वाइट कलर का सूट पहना था और आहत ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। यार, ये आहत ने शेरवानी क्यों पहनी है? ऐसे जैसे दूल्हा ये है। नूर ने माला के कान में कहा। पता नहीं नूर, लैला को देखो कितनी खुश है। काजी साहब, निकाह शुरू करें। लैला के साथ आहत को बिठाते हुए ज़ाव्यार ने कहा तो नूर और माला को धचका लगा। आहत का निकाह लैला के साथ। माला ने हैरानी से ज़ाव्यार को देखा जो उसकी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। माला ने गुस्से से ज़ाव्यार को देखा जो उसे 5 महीनों से पागल बना रहा था। निकाह हो चुका था। आहत ने उठकर लैला के माथे पर बोसा दिया। लैला जानू, निकाह मुबारक हो। लैला ने मुस्कुराकर आहत की तरफ देखा। ये सब क्या है ज़ाव्यार? माला ने चबा चबा कर कहा जबकि लैला ने मुस्कुराकर ज़ाव्यार की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई कि एकदम से लाइट बंद हुई थी और स्पॉटलाइट लैला की तरफ पड़ी थी। लैला ने माइक पकड़ा और बोलना शुरू हुई। मैं हूँ लैला। तो आज है मेरी शादी। आप सब लोग तो जानते हैं, आप मेरी और आहत की शादी में ही इनवाइटेड है और मेरी शादी हुई है, वो भी अपनी मोहब्बत के साथ, जो कि मेरा शौहर आहत मीर है। मैं यहाँ ज़ावेर की दोस्त बनकर आई थी, लेकिन ज़ावेर ने मुझे अपनी बीवी माला को तंग करने के लिए अपने ड्रामे में शामिल कर लिया और फिर हम दोनों ने मिलकर माला को तंग किया और हम उस ड्रामे में बहुत मज़ा आने लगा था। माला ने गुस्से से ज़ावेर की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नूर भी आंखें फाड़े लैला की बातें सुन रही थी। मगर इन 3 शैतानों ने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर जाती थी क्योंकि मैंने इन्हें अपना भाई-बहन समझा था। लेकिन माला, तुम बहुत खुशनसीब हो। ज़ावेर जैसा शौहर मिला है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, आमीन। सब लोग जो वहाँ मौजूद थे, तालियां बजाने लगे। माला और नूर अम्मान को शर्मिंदगी हुई थी कि उन्होंने लैला के साथ इतना बुरा किया है, लेकिन अभी तो नहीं। सुबह वो लैला से माफ़ी मांगने का इरादा रखते थे। लैला ने मुस्कुराकर आहत की तरफ देखा और लैला के दिमाग में आहत को तंग करने का पक्का इरादा था। वो सारे बदले लेने का इरादा रखती थी। थोड़ी देर बाद लैला को कमरे में पहुंचा दिया गया था। लड़कियां उसे बिठाकर बाहर गईं तो लैला ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से कुछ निकालकर फर्श पर फेंक दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। जावेर भी कमरे में गया तो माला गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जावेर मुस्कुराते हुए माला को देख रहा था। माला डार्लिंग, बस एकदम चुप। तुमने मुझे धोखा दिया है। आइंदा मुझसे बात मत करना। माला गुस्से से जावे को धक्का देते वॉशरूम में जाने लगी कि जाविया ने माला का हाथ पकड़ लिया। सॉरी माला, लेकिन मुझे ये सब ड्रामा करते हुए तुम्हें तंग करने में मजा आ रहा था और तुम्हें मजीद अपने करीब करने के लिए मैंने ये सब किया। तुम झूठे हो, माला सुख चेहरे के साथ बोली। इससे पहले वो कुछ और कहती साव्यार उसके होंठों पर झुका था। काफी देर अपनी वो तशनगी मिटाता रहा और अपने बालों को महसूस करता रहा। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ। मुझसे दूर रहो। आज ही तो दूर नहीं रहना। साव्यार दोबारा माला को खींचकर अपने करीब करने लगा और उससे गर्दन पर लब रखे। तुम बहुत बुरे हो सावी, तुमने मुझे डरा दिया था। माला भी रोते हुए अपना सर साव्यार के सीने पर रखते अपना गम हल्का करने लगी। सॉरी मेरी जान, मुझे मनाने का मौका दो, बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगा। शट अप सावी, यू शट अप। निकलो कमरे से बाहर। ये कहने की देर थी कि साव्या ने माला को बेड पर लिटाते उस पर झुकता चला गया और माला की सारी मसम्मतें दम तोड़ने लगी। दूसरी तरफ आहत खुशी खुशी कमरे में गया। उफ, लैला जानू, आज तो मजा आएगा। ये कहते ही उसे दरवाजा खोला और अंदर आया और जैसे ही उससे अंदर कदम रखा धड़ाम से नीचे गिरा था। ओई माँ, एक चीख आहत के मुंह से निकली थी और लैला की हंसी का फवारा छूटा था। आहत ने सर उठाकर लैला को देखा जो हंसी ही जा रही थी और फिर जमीन पर देखा जहाँ इतना ज्यादा कच्चे जमीन पर पड़े थे जिस पे आहत पाँव रखते ही फिसला था और धड़ाम से नीचे गिरा था। लैला, आहत दबा दबा चीखा था। जी, लैला की जान, मजा आया।
लैला अभी भी हँस रही थी। आहत अभी भी लैला को देख रहा था, जिससे उसकी सुनने से पहले ही कपड़े बदल लिए थे और अब वो बारीक सी नाइटी में मौजूद थी, जिससे लैला का होश-रुबाब हुस्न नुमाया नज़र आ रहा था। फरमाइश भी आहत ही की थी कि वो शादी की रात नाइटी पहनकर ही उसका इस्तकबाल करे और लैला ने वो ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन अभी लैला से बदला लेने को सोचकर आहत ने लैला से नज़र हटाई। तुम्हें बताता हूँ। आहत गुस्से से उठा तो लैला भी हँसते हुए बैठ के दूसरी तरफ भागी थी। लैला जान, आराम से मेरे हाथ आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने पकड़ लिया तो? नहीं आऊँगी, आज रात तो नहीं आऊँगी हाथ। और मुझे ये हाथों में लेना आता है। आहत ने जंप लगाकर बेड पर गिरा और लैला को पकड़ना चाहा। इससे पहले कि लैला भागकर वॉशरूम में बंद होती, आहत ने लैला को कमर से पकड़ा और वॉशरूम के अंदर ही ले गया। लैला तो फटी-फटी आँखों से आहत को देख रही थी, इतनी जल्दी उसने कैसे पकड़ लिया? क्या हुआ लैला जान? ऐसे क्यों देख रही हो? वो कुछ नहीं। आहत की गुर्बत से लैला की जान अब हवा होना शुरू हुई थी। आहत की उंगलियों की हरकत अपनी कमर पर महसूस करते लैला ने अपनी सांसें रोकी थी हुई थी। लैला जान, ये कहते लैला के पीछे वाले शॉवर को ऑन किया था आहत ने और लैला की नाइटी में भीगता जिस्म आहत के अंदर गर्मी पैदा कर रहा था। आहत, लेकिन आहत ने लैला के आधे अल्फाज उसके मुंह में ही दबा दिए। आहत और लैला पानी में ही अपना रोमांस शुरू कर चुके थे। लैला और आहत दोनों ही फुल भीग चुके थे। आहत, प्लीज बाहर चलते हैं, लैला कपकपाते हुए बोली। क्यों ना आज बात रोमांस किया जाए? आहत ने लैला को अपनी बाहों में उठाया और बाथ टब की तरफ ले जाने लगा कि लैला ने नफी में सर हिलाया। नहीं यार, प्लीज बाहर। लैला की गैर होती हालत देखती आहत ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, ये उसकी सजा है। लैला को बाथ टब में रखते हुए उसकी नाइटी उससे कंधों से सिरकाते वहां अपने लब रखे थे कि लैला तड़प सी गई थी। आहत प्लीज। लेकिन आहत तो उसकी सुने बगैर लैला के होंठों पर झुका था और लैला भी फेंकती हाथ का साथ देने लगी थी। लैला जान, जैसा मैं रोमांस करना चाहता हूँ, इस तरह मुमकिन नहीं। अब बाहर ही जाना पड़ेगा। आहत की बात सुनती लैला सुर्ख हुई थी। उसी लम्हे आहत ने लैला को उठाया और बाहर ले गया और बेड पर लिटा दिया। आहत, सारा बेड गीला हो जाएगा। होने दो, आज हम एक दूसरे का लिबास बनेंगे। ये कहते ही आहत लैला की सारी मुसम्मतें खत्म करता अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। सुबह लैला की आंख खुली तो खुद को आहत के आसार में पाया। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट लैला के होंठों पर आई थी। उठ जाओ आहत, हमें नीचे जाना है, लेट हो रहे हैं। सोने दो लैला, पहले ही तुमने सारी रात सोने नहीं दिया। क्या? मैंने सोने नहीं दिया? लैला के मुंह से आवाज निकली थी। हाँ, तुम्हारी इस हॉटनेस से सोने नहीं दिया। बदतमीज मजनू कहीं के, उठो, मुझे वॉशरूम जाना है, भूख लगी है। ओके लैला जान। आहत भी उससे अपने हजार से आजाद करता पीछे हुआ। लैला एक नजर आहत को देखकर मुस्कुराती उठकर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे गए तो नूर ने स्पेशल आहत और लैला के लिए नाश्ता बनाया था। गुड मॉर्निंग लैला। साव्यार मुस्कुराकर दोनों को कहने लगा। गुड मॉर्निंग साव्यार। देखो लैला, आज माला और नूर ने तुम दोनों के लिए अपने हाथ से मजे का नाश्ता बनाया है। वाओ, आज इन 5 महीनों में पहली दफा नाश्ता मिलेगा, वो भी जो मैंने खुद न बनाया। लैला हंसते हुए कहने लगी तो माला और नूर को मजीद शर्म ली हुई थी। आई एम सॉरी लैला, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नूर और माला दोनों ही माफी मांगने लगी। कोई बात नहीं माला, तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो भी ऐसे ही करती। कोई भी बीवी अपनी सोतन को बर्दाश्त नहीं करती। थैंक यू लैला, मुझे समझने के लिए और माफ करने के लिए। फिर सबने हंसते हुए नाश्ता किया। आज कयान ने पक्का इरादा किया था कि वो एहन से मिलने जाएगा और कयान तैयार होता एहन से मिलने के लिए अब सुल्तान मेंशन पहुंच चुका था। कयान अंदर गया तो सामने ही लाउंज में उसे मीर और अनमोल बैठे नजर आए। आओ आओ एसपी, तुम्हारा इंतजार था, बड़ी भी देर कर दी। मीर मुस्कुराते हुए कयान से कहने लगा। क्यों मीर, मेरा क्यों इंतजार था? कयान ने भी गुस्से से कहा। इन सब लोगों ने मिलकर उसे उसकी एहन से दूर रखा था और एक दफा फिर धोखा दिया था। हाँ, उस वाक़ये के बाद सोचा तुम ऐन से मिलने आओगे, लेकिन देर कर दी, मेहरबान आते आते। मीर ने भी जल्दी पर तेल का काम किया था। ऐन कहाँ है? कयान ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। कमरे में है, जाओ मिल लो भाई, तुम्हारी बीवी है, हम कहाँ रोक सकते हैं? मीर ने अनमोल की तरफ देखते हुए एक आंख विंक करते हुए कहा और कयान जहाँ मीर ने इशारा किया था वहां चला गया। ऐन जो कमरे में मीरम के कपड़े चेंज कर रही थी और साथ साथ बातें कर रही थी। मीरम, तुम्हारे डैड तो बहुत करने हैं, अभी तक नहीं आए, मैं तो समझी थी उसी दिन आ जाएंगे। तुम्हारे डैडा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी उनकी जान नहीं छोड़ूंगी।
जबकि दरवाजे के पास खड़ा कयान हैरत से एन को उस बच्ची को देख रहा था। एन जो उस बच्ची को उसकी बेटी कह रही थी। तुम्हें कौन कनबक कहता है कि अपने उनकी जान छोड़ो? कयान धीमे लहजे में बोला। और कयान की आवाज़ सुनती ही एन ने हैरत और खुशी से कयान की तरफ देखा, लेकिन फिर जल्दी से कुछ याद आने पर नाराज़ी से मुंह मोड़ लिया और मीरम की शर्ट चेंज करने लगी। लगता है कोई रूठा हुआ है मुझसे। कयान एन के पास आता उसके पास बैठ गया। कयान की नज़रें अभी भी मीरम परी पर थी, लेकिन वो कुछ पूछ ना सका। वो तो कह रहा था कि मेरा बच्चा मर गया, लेकिन ये। मीरम, अपने डैडा को कह दो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे बात नहीं करनी। एन मेरा बच्चा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब ऐसा तो नहीं करो ना अपने आन के साथ। और जो आपने अपनी एन के साथ किया था वो भूल गई क्या? भूला नहीं मैं, ना ही कभी भूलूंगा। वो सब करने के बाद, तुम्हें घर से निकालने के बाद मैं कितना पछताया हूं, तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी सजा मुझे तुमसे 3 महीने दूर रहकर मिल चुकी है, और अब और सजा तो नहीं दो। अगर देनी भी है तो मेरे साथ रहकर दो, अपने से दूर नहीं। कयान की बात सुनते एन की आंखों में आंसू आए थे। मैंने आपको बहुत मिस किया आन। वो पिछले 3 महीनों का गुबार कयान के सीने से लगते निकालने लगी। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी और हम दोनों ने अपना बच्चा खो दिया। एन कयान की शर्ट से अपना नाक साफ करते हुए बोली। कयान ने मुस्कुराते एन के सर पर लब रखे थे। आई एम सॉरी मेरी जान। आइंदा मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, ना तुम्हें कुछ बोलूंगा। अल्लाह ने चाहा तो हमें दोबारा से औलाद हो जाएगी, और बीता वक्त हम वापस नहीं ला सकते हैं, और पुरानी बातें याद करते हैं अपने आने वाला वक्त खराब नहीं करेंगे। मुझे भी अफसोस है, लेकिन एन तुम ठीक हो तो औलाद भी आ जाएगी। और एन, ये कौन है? कयान ने मीरम को देखते पूछा। ये हमारी बेटी मीरम। एन ने मीरम का माथा चूमते हुए कहा। और मीरम शहजादी जो कब से अपने बाप को टुकर टुकर देख रही थी, शायद वो यकीन करना चाहती थी कि उसका बाप तस्वीरों से निकलकर सच कर में उसके सामने आ गया है। हमारी बेटी? मैं समझा नहीं। कयान ने उलझी नजरों से देखा। फिर एन ने मीरम की सारी कहानी बताई थी, जिसे सुनते कयान ने मीरम को देखा। मैं इसकी माँ का एहसान कभी नहीं उतार सकता, लेकिन इसे अपनी शहजादी बनाकर रखूंगा। कयान ने नम आंखों से मीरम को पहली दफा अपनी गोद में उठाया था, तो टिप टिप कयान की आंखों से आंसू निकलकर मीरम की गाल पर गिरे थे। और मीरम तो अपने बाप की गोद में आते ही खिलखिला उठी थी। अपने हाथ उठा उठाकर अपने डैडा के चेहरे पर लगाने की कोशिश कर रही थी, जैसे आंसू साफ करना चाहती हूँ। पता है यान, आपकी बेटी आपकी दीवानी। हम जब जब इससे आपकी तस्वीर दिखाती थी तो ऐसे खुश होती थी, और अब देखिए कैसे आपको छूकर आपको महसूस कर रही है। मेरी बेटी। कयान ने अपने लब मीरम के सर पर रखे। एन चलो मेरे साथ घर। मामा भी तुम्हें देखने को तरस गई हैं, और अब तो एक अदद पोती भी है। आन में जरूर चलती, लेकिन अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक किंग और लोका से बदला नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। और बदला लेने के बाद आपके साथ सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन एन। प्लीज आन, कुछ दिन और सब्र। ओके एन, लेकिन जल्दी। और इस दफा मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा अपने बच्चे का बदला लेने में। कयान ने एन के सर पर बोसा दिया तो दोनों ही अब मीरम के साथ अपने वक्त गुजारने लगे। सोहा कुछ बहुत बड़ा प्लान करके लाउंज में ही बैठी थी। वो जानती थी सफ़ीर उसका कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले उनकी ज़िंदगी तबाह करना चाहती थी। दोनों को अलग करके ही वो जाना चाहती थी। उससे बाजार जाकर एक मेडिसिन खरीदी और अब घर आकर वो सफ़ीर का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद सफ़ीर घर वापस आया तो अपने कमरे में चला गया, जहाँ लारेब आज भी बैठी अपने एंजल का इंतज़ार कर रही थी। एंजल, आप आ गए? लारेब खुशी से बोली। जी एंजिल की छोटी दुनिया, मैं आ गया हूँ। क्या हुआ? मेरा इंतजार किया जा रहा था। एंजल देखिए ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ। लारिफ जिससे इरम का लाया हुआ काले रंग का फ्रॉक पहना था, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो मेरी छोटी दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही है। है ना एंजल, ये मामा लेकर आई थी मेरे लिए। अभी सफ़ीर कुछ और कहता कि सोहा कमरे में आई थी। सफ़ीर, ये पुप्पो ने तुम्हारे लिए जूस भेजा है। सोहा लारिफ को जलन और हसद की नजरों से देखती हुई बोली। ओके सोहा, वहां रख दो, मैं पी लेता हूँ। सोहा भी वहां जूस रखती एक मुस्कुराहट उछालती कमरे से चली गई। एंजल, आज हम पार्क चलते हैं ना? प्लीज देखिए ना, मैं तैयार हुई हूँ। लारिफ सफ़ीर को जिद्दी अंदाज से कहने लगी। ओके, मैं जूस पीता हूँ, फिर फ्रेश होकर चलते हैं। ओके। सफ़ी ने वो जूस उठाकर पी लिया और उठकर फ्रेश होने चला गया। अभी वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला ही था कि उसे अचानक से गर्मी का एहसास हुआ था। उसका सर चकरा रहा था। एंजल, दूर से कहीं सफ़ी को लारिब की मदम से आवाज़ आई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सफ़ी ने अपना सर थामा।
सफ़ीर ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले थे। अपने जिस्म में शदीद गर्मी का एहसास महसूस होते सफ़ीर बेचैन हुआ था। अपना सीना मसलते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। वो डॉक्टर था, वो समझ गया था उससे गलत मेडिसिन खाई है। लेकिन कब? वो तो कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस मेडिसिन की वजह से उसके जिस्म में गर्मी पैदा हो गई थी और वो एक ही तरीके से निकल सकती थी, किसी की गुर्बत से। एंजिल, आप ठीक हो? लारिब सफ़ीर के करीब आते हुए बोली। सफ़ीर ने खुमार आलूदा सुर्ख पड़ती आंखों से लारिब को देखा। जाओ तुम, मामा के रूम में जाओ। सफ़ीर लारिब को धक्का मारते हुए बोला। वो नशे में होकर भी अपनी छोटी दुनिया के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता था। लारिब को धक्का पड़ा तो वो रोनी सूरत बनाते सफ़ीर को देखने लगी। सफ़ीर भी बेड पर जाकर लंबे-लंबे साँस लेने लगा। सफ़ीर की हालत ख़राब हो रही थी। उसे किसी की गुर्बत चाहिए थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सोहा ने उसे ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे इंसान के अंदर की गर्मी पैदा होती है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो कुछ भी कर गुजरता है। उसे उस वक़्त कुछ पता नहीं होता, लेकिन बस उसे सुकून मिल रहा होता है। एंजेल, लारे पे सिद्धि बनती उसके पास गई, ये जाने बगैर कि सफ़ीर का ज़ब्त ख़त्म हो रहा है और वो चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। एंजेल! लारिब ने जैसे ही सफ़ीर के कंधे पर हाथ रखा, बस सफ़ीर किसी शिकारी की तरह लारिब को अपने शिकंजे में लेकर बेड पर उछाला था और उसके होंठों पर झुक गया था। लारिब का इतनी शिद्दत दिखाने पर सफ़ीर के कंधों पर मुक्के मारने लगी थी, लेकिन सफ़ीर को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस उस पर झुका रहा। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ तो लारिब गहरी-गहरी साँस ले रही थी। गंदे, मुझे नहीं करनी बात आपसे, वो लाड से कहने लगी, लेकिन सफ़ीर सुन ही घबरा था। सफ़ीर ने अपनी शर्ट उतारी और लारिब की गर्दन पर लप रखकर वहाँ अपने दाँत गाड़े। लारिब की चीख निकली थी। एंजिल, छोड़ें, दर्द हो रहा है। लारिब चीख रही थी, लेकिन सफ़ीर अपने दाँत काटता लारिब को तकलीफ़ पहुँचा रहा था। वो ये तक भूल गया था कि वो अपनी छोटी दुनिया को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। सुबह उठेगा तो क्या वो ज़िंदा होगी या मर गई होगी? सफ़ीर फिर से उससे गर्दन पर दाँत काटता अपनी वहशत का निशाना बनाता जा रहा था। कभी कंधों पर, कभी होंठों पर, कभी उसके सीने पर ज़ख्म देता। मामा, मामा, बड़ी, बड़ी, ये सब अपने साथ होते लारिब के ज़हन में मासी की एक झलक सी आई थी। गंदे एंजल, मामा, गंदा एंजल। लेकिन सफ़ीर तो उसकी पुकार सुन ही घबरा था। वो तो अपने आप को सुकून पहुँचा रहा था। उसकी शिद्दत ना बर्दाश्त करते तकलीफ़ से वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन सफ़ीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब लारिब मज़म्मत करती, सफ़ीर गुस्से में आता, उसे थप्पड़ मार देता। अब वो अपने तल ख़त्म करके लारिब से अलग हुआ और उसके साथ सो चुका था। वो उससे लारिब का कोई होश नहीं था। वो बेहोश है या मर चुकी है। एक दर्दनाक रात उन दोनों की ज़िंदगी उनके बीच में आ गई थी। अब उसका क्या अंजाम होगा, कोई नहीं जानता था। सुबह सफ़ीर की आँख खुली तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। अपना सर झटक कर उसने अपने पास लेटी लारिब को देखा तो दंग रह गया। जो बिखरी हुई हालत में चेहरे पर ज़ख्मों के निशान लिए उसके पास पड़ी थी। ये कैसे हो गया? वो भी रात का मंज़र आहिस्ता-आहिस्ता याद आया तो सफ़ीर पर जैसे पहाड़ गिरे थे। वो भी एक ही नज़र से लारिब को देख रहा था। वो कई बार अपना सर झटक कर देख चुका था कि ये कोई ख्वाब तो नहीं है। वो यकीन करना चाहता था कि उससे अपनी छोटी दुनिया को तकलीफ़ पहुँचाई है। लारिब की गाल पर अपनी दरिंदगी के निशान देखते हुए सफ़ीर में हिम्मत ही नहीं थी कि अपने हाथ बढ़ाकर उस निशान को छू सके। लेकिन लारिब को कोई हरकत ना करता देख उसे डरते-डरते उसकी नब्ज़ पकड़ी, जो बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। लारेब? सफ़ीर के मुँह से अटकते हुए लारिब का नाम निकला था। ओह शिट! ये सब? सफ़ीर ने अपने बाल जकड़ लिए। नहीं, नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? नहीं, उठो, प्लीज़ लारेब उठो। लेकिन वो उसकी सुन कब रही थी। वो तो बेहोश थी। मामा, मामा, हाँ मामा, मामा को, लेकिन मामा को कैसे? मैं कैसे करूँगा ये सब? सफ़ीर कुछ सोचता जल्दी से फ्रेश होता बाहर निकला था तो इरम के कमरे में, क्योंकि एक औरत ही औरत को इस हालत में सँभाल सकती थी। उससे हिम्मत नहीं थी कि वो लारिब को इस हालत में सँभाल सकता, अपनी वहशतों के निशान देख सकता। मामा, क्या हुआ सफ़ीर? ठीक तो हो ना? सुबह-सुबह मेरे कमरे में? मामा मेरे कमरे में चलें। सफ़ीर सर झुकाते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ सफ़ीर? लारिब तो ठीक है ना? मामा आप चलें तो। इरम भी परेशान होती सफ़ीर के साथ चली गई और कमरे में जाकर लारिब को देखा तो हैरत से इरम ने सफ़ीर को देखा। लारिब के चेहरे पर, हाथों पर सफ़ीर की शिद्दतों के निशान थे। इरम को बेहद गुस्सा आया और इरम ने सफ़ीर के मुंह पर गुस्से से थप्पड़ मारा था। सफ़ीर की आंखों से आंसू निकले थे। ये क्या किया तुमने बच्ची के साथ? ये प्यार था तुम्हारा कि हवस सी?
इरम गुस्से से बोली। नहीं मामा, बस पता नहीं ये कैसे हो गया। मामा मैं ये नहीं करना चाहता था। मामा यकीन करें, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता था। टिप टिप आंसू सफ़ीर की आंखों से निकलकर बेमौल हुए थे। बस करो तुम, जल्दी से होश में लेकर आओ इसे। मामा, मैं इसे देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसे कपड़े चेंज करवा दे मामा प्लीज। बाद में मैं देखता हूँ। क्यों? रात को अपनी वहशत उतारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जो अभी तुम्हें शर्म आ रही है? प्लीज मामा। सफ़ीर नम लहजे में बोला। दफा हो जाओ यहाँ से सफीर, वरना मैं कुछ कर दूंगी। सफ़ीर नसें झुकाते एक नसें बेहोश पड़ी लारिब पर डालकर बाहर निकल गया। मेरी बेटी। इरम लारिब को सर अपनी गोद में रखते उसके बाल सहलाने लगी। उसकी हालत देखते इरम रोने लगी थी। लारिब के इरम ने मुश्किल से कपड़े चेंज करके उसे सफ़ीर को अंदर बुलाया तो सफ़ीर ने उसका चेकअप किया और उसे ड्रिप लगा दी थी। सफ़ीर पहले ही सारा सामान नौकर से मंगवा चुका था। थोड़ी देर बाद लारिब को होश आ जाएगा। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? नफरत हो रही है तुमसे सफीर। तुम भी एक बहन के भाई हो। प्लीज अम्मी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस करो तुम, और आइंदा मेरी बेटी से दूर रहना। तुम तो उसके एंजल थे, लेकिन उस मासूम को क्या पता था तुम उसके एंजल नहीं शैतान हो। ये कहते हुए इरम एक गुस्से भरी नजर सफ़ीर पर डालकर कमरे से निकल गई। किंग, उस लड़की का पता चला है। उसका शोहर एक डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ वो लड़की बहुत खुश है। और ये भी पता चल गया है कि वो लड़की पागल है, दिमाग की हालत से ठीक नहीं है। तो उस डॉक्टर ने उससे शादी कर ली है और अब उसका इलाज चल रहा है और उसका शोहर उसका इलाज कर रहा है। मेरी रानी पागल हो गई है। चलो कोई नहीं, जैसी भी है लेकिन मेरी है। तैयारी करो, कल रात तक वो मेरे पास होनी चाहिए किसी भी हालत में। जी सर, जैसा आपका हुक्म। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। अब हमें जाना है। लेकिन लैला कुछ दिन तो रुक जाती। माला गमज़दा होते हुए कहने लगी। मैं ज़रूर रुकती माला, लेकिन आहत का काम वहाँ बंद पड़ा है। तुम लोगों के लिए यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम भी जब भी हमारी ज़रूरत हुई तो तुमने ज़रूर याद करना है। और तुम लोग आते रहना हमारी तरफ। हम ज़रूर आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद लैला और आहत सबसे मिलते हुए चले गए। उनकी रात की फ़्लाइट थी, इससे उन्हें अभी निकलना था। चलो जी, उनकी स्टोरी ख़त्म हुई। मुबारक हो। सफ़ी ने इरम के कहने पर अमान को कॉल करके बुला लिया था ताकि वो अपनी बहन को संभाल सके। वो जानती थी किसी न किसी तरीके से तो अमान को पता चलेगा और बाद में पता चलेगा तो ज़्यादा उनके लिए बुरा होगा। इससे सफ़ी ने हिम्मत करते अमान को लारिब की तबीयत खराबी का कहकर अपने पास बुलाया था और अमान भी वहाँ से निकल पड़ा था। लारिब को होश आया तो उसके पूरे जिस्म में दर्द था। तकलीफ से उसकी चीखें निकल रही थीं। उठते ही वो अमान को आवाज़ देने लगी थी। हाथ में लगी ट्रिप वो उतारने लगी थी, जो कि उधर भी गई थी। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। सफ़ेद जो उसके पास बैठा था उसके पास गया, लारेब, लारेब। लेकिन सफ़ेद को देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मामा, बाबा, बडी, बचाओ, बचाओ। लारिब की आंखों में अपने लिए खौफ देखकर सफ़ेद का दिल किया ज़मीन फटे और उससे समा जाए। श्श, श्श, प्लीज, छोटी दुनिया। सफ़ेद ने उसके पास जाते उसके बाल सहलाए, जिससे लारिब मज़ीद चीखी थी। लारिब की चीखें सुनते इरम और सोहा भी कमरे में आए थे। सफ़ीर जो कब से सोच रहा था कि रात को उसने ऐसा क्या खाया था जो कि अपने होश गंवा बैठा था। सोहा को देखते ही उससे याद आया कि वो उसने सोहा का दिया हुआ जूस का ग्लास पिया था। उसे कुछ कुछ सोहा की शैतानी की समझ आई थी और अगर ये सोहा ने किया हुआ तो सफ़ीर उसको बख्शने वाला नहीं था। मामा, ये कंधे, बचाओ, बचाओ। लारिब तो इरम को देखते ही उससे गले लग गई थी। सोहा को भी लारिब की हालत देखते ही एक दफ़ा दुख हुआ था कि उससे गलत किया है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अमान जो लारिब के घर आया था, लारिब की चीखें सुनता भागकर लारिब के कमरे में गया था। तुम मुझे बताओ, जो कल तुमने मुझे जूस पिलाया था उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं अपने होश खो बैठा? सफ़ीर सोहा का गला दबाते हुए गुस्से से बोला। बस करो सफीर, अपने गुनाह अब सोहा पर मत डालो। नहीं मामा, इससे पूछिए कि कल ही मेरे कमरे में जूस देकर गई थी क्या? वो आपने भेजा था। जबकि सोहा मुसलसल अपना गला छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने तो कोई जूस नहीं भेजा था। सोहा बेटा। इरम ने हैरानी से सोहा की तरफ देखा। सफ़ीर ने सोहा का सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ तो एक झटके से छोड़ा तो सोहा गहरे गहरे सांस लेने लगी। बताओ, वरना अभी पुलिस को कॉल करूंगा और वो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। किसी की भी नज़र दरवाजे पर खड़े अमान पर नहीं पड़ी थी, जो ये सब समझने की कोशिश कर रहा था।
नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ। सफ़ीर, मैं लारेब से जलती थी। हसद करती थी कि तुमने उससे शादी कर ली क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने उस पागल लड़की से शादी कर ली, इसीलिए मैंने ये सब किया। सोहा अभी भी जलन और हसद से गुस्से में बोली थी। मैंने कई दफ़ा इसे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की है। इस पर चाय भी गिराई थी कि ये भी वो तकलीफ़ महसूस करे जो मैं तकलीफ़ महसूस करती हूँ, और इसे छत से मैंने ही गिराया था ताकि ये मर जाए और तुम्हारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए। सोहा अभी भी गुस्से से लारेब को देख रही थी जो इरम के गले लगे हल्का-हल्का काँप रही थी। और कल मैंने अपना आखिरी खेल खेला, तुम्हारे जूस में नशे की गोली मिला दी कि तुम पर से तुम्हारा हर कंट्रोल ख़त्म हो जाए और जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी इज्जत तार-तार कर दो। और देखो मेरा खेल कामयाब होगा। देखो अपनी लारिब की हालत। सोहा पागलों की तरह हँसने लगी थी, जबकि ये सब सुनते ही अमान की गुस्से से रगें फूल रही थीं। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बहन के साथ इतना ज़ुल्म हो रहा है। वो एकदम अपनी ज़िंदगी में मगन था और उसकी बहन, वो तो समझता था कि वो अपने एंजल के साथ खुश है, लेकिन ये सब। तुम्हें शर्म नहीं आई सोहा, ये सब करते? इसमें इस बेचारी मासूम का क्या कसूर था? इरम ने लारिब की तरफ इशारा किया जो सहमी नज़रों से सबको देख रही थी। अमान की नज़रें भी अपनी बहन पर गई तो वो थक रह गया था। ये उसकी बहन है। चेहरे पर और हाथों के उंगलियों के निशान और दांतों के निशान देखकर अमान का गुस्सा सवाने सिफर पहुंचा था। इससे पहले कि सफ़ीर सोहा को कुछ कह था, अमान ने आगे बढ़ते सोहा के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था कि सोहा तो हिलकर ही रह गई थी। सोहा ने भी डरते हुए अमान की तरफ देखा जो उसे कहा जाने वाली नसों से दिख रहा था। यही नहीं, अमान बेदरपे कई थप्पड़ सोहा के मुंह पर चिपका चुका था कि सोहा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। इससे पहले कि सफ़ीर अमान को रोकता, अमान ने हाथ बढ़ाकर सफ़ीर को रोक दिया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? अमान का निशाना सफ़ीर की तरफ था तो सफ़ीर घबरा गया था। सोहा ने वहाँ कमरे से जाने की कोशिश की कि अमान की डांट से वो वहाँ ही रुकी थी। रुक जाओ। एक कदम तुमने इस कमरे से बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे काटकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। सोहा की अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो एक कदम भी उस कमरे से बाहर निकाल दे। सफीर, रस्सी लेकर आओ। अमान सफ़ीर से बोला। रस्सी? सफ़ीर ने उलझी नज़रों से अमान को देखा। मैंने कहा रस्सी लेकर आओ। अमान एक दफ़ा फिर दौड़ा था कि सफ़ीर भागता हुआ स्टोर रूम से रस्सी लेकर आया। अमान को पकड़ा दी। अमान ने वो रस्सी पकड़कर सोहा के हाथ पर बांधकर कमरे के एक कोने में फेंक दिया। तुम्हारी सजा तो मैं बाद में दूंगा और ऐसे ही सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अमान सुर्ख पड़ती आंखों से सोहा की तरफ देखते हुए बोला। अमान ने अपने गार्ड्स को कॉल की, 5 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर सफ़ीर के घर मौजूद हूँ। अमान उन्हें वार्न करता हुआ बोला और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर वो गार्ड्स अमान के सामने खड़े थे। ले जाओ इस लड़की को टॉर्चर रूम में फेंक देना। जब तक मैं ना हूं अंधेरे कमरे में छोड़ देना। जबकि सोहा तो ये सब सुनती सिसकियों से रोने लगी, लेकिन वहाँ उसकी सुनी किसने थी? वो गार्ड्स उसे उठाकर ले गए थे। अब अमान लारेब की तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को छूना चाहा था, लेकिन अपनी बहन की हालत देखकर उसका दिल फट रहा था। लारेब अमान का ये रूप देखकर एक दफ़ा फिर सहम कर इरम के सीने में मुँह सिए गई थी और अब अपने बड़ी को अपने पास देखकर लारेब ने इरम के सीने से मुँह निकालकर अमान की तरफ देखा। लारेब की हालत देखते अमान ऐसे था जैसे वो अब कभी अपनी बहन से नज़र नहीं मिला पाएगा। उससे हिला नहीं जा रहा था। उसकी बहन की ऐसी हालत देखकर सूजी हुई आंखें, गालों पर दांतों और उंगलियों के निशान, अमान गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ था। लारेब, मेरे बच्चे। अमान तड़प कर लारेब की तरफ देखा। बड़ी, वो गंदे हैं, उन्होंने मुझे मारा, यहाँ मारा, उन्होंने मुझे मारा। अपनी गर्दन और गाल दिखाते हुए बोली। इरम तो शर्म से सर ही नहीं उठा पा रही थी। मैं मैंने कहा भी था एंजल, आई फील पेन, बट उन्होंने मुझे हर्ट किया। बड़ी, वो गंदे हैं, देखें, यहाँ यहाँ हर्ट किया। लारिब अपनी गर्दन भी अमान को दिखाने लगी। अमान ने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ सफ़ीर को देखा। सफीर। अमान गुस्से से सफ़ीर की तरफ बढ़ा था और आगे बढ़ते सफ़ीर की गिरबान पकड़कर सफ़ीर के चेहरे पर मुक्का मारा था। और बस मारता ही क्या, यहाँ तक कि सफ़ीर के नाक से खून निकलने लगा था। बेगैरत, तुमने ये किया मेरी बहन के साथ। तुम्हें सब पता भी था कि वो किस फेज से गुजर रही है। तुमने अपनी ही बीवी की इज्जत लूटी, वो भी दरिंदों की तरह। लेकिन सफ़ीर के मुंह पर तो कुफल लग चुका था। वो क्या बोलता, वो कसूरवार था, इसीलिए तो खामोशी से मार खाता रहा। इससे पहले कि अमान अभी और मारता, इरम ने रोक दिया था। बेटा बस करो, क्या मेरे बेटे की जान ले लोगे? क्या बस करूं आंटी?
मेरी बहन की हालत देख रही हैं आप, और आपसे भी मुझे शिकवा है। मैं अपनी बहन को आपके सुपुर्द करके गया था, और आपने भी मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा। मैंने कभी अपनी बहन को कांटा तक चुभने नहीं दिया, और इसने मेरी बहन को इतनी तकलीफ दी है। ये देख रही हैं आप। बड़ी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे पेन हो रहा है। सफ़ी ने नम आंखों से अपनी छोटी दुनिया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और उससे दूर होकर उससे मौत का परवाना सुना रही थी। नहीं, प्लीज लारेब। इससे पहले कि सफ़ीर आगे बढ़कर लारेब के पास जाता, अमान ने सफ़ीर को धक्का दिया था। खबरदार, खबरदार आइंदा मेरी बहन के करीब नजर आए तो, वरना मेरे हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। सफ़ीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सफ़ीर अपनी छोटी दुनिया से दूर हो रहा था। अमान ने लारेब को अपनी बाहों में उठाया और बाहर लेकर जाने लगा। छोटी दुनिया। सफ़ीर के लफ्ज़ों से निकला था। लारेब ने अमान की शर्ट को मजबूती से पकड़ा था। अमान ने रोका और लारेब ने मुड़कर सफ़ीर को देखा। आप मेरे एंजल नहीं हैं, गंदे हैं आप। आपने पेन किया है मुझे। आप गंदे हैं। बड़ी, मुझे आपके साथ जाना है। अमान लारेब की बात सुनता है एंजल की छोटी दुनिया को ले गया था। उससे दूर सफ़ीर नम आंखों से उसे जाते देखता रहा, उसे रोक भी ना पाया था और वो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई थी।